नमस्कार मित्रों। पिछले काफ़ी दिनों से आयुध निर्माणी कॉरपोरेशन को लेकर के ढेर सारे प्रश्नों का सामना हम सब ने किया और अभी भी कर रहे हैं। हम सब प्रतिदिन कुछ न कुछ संगठनात्मक कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अपेक्षा की जा रही है बार बार कि कुछ हम लोग मैसेज को अपने एकत्र करके आज तक की घटनाओं के ऊपर हम लोग चर्चा कर लें। तो मुझे आप सबको याद दिलाना होगा कि कोविड के पहले चरण में 16 मई 2020 को माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत आयुध निर्माणियों को निगम में बदलने की घोषणा की और ये कहा कि आयुध निर्माणियों का निगमीकरण होगा और वो 100% गवर्नमेंट ओन कॉरपोरेट एंटिटी बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि इसकी अकाउंटेबिलिटी, एटॉनमी और इफ़िशियंसी को बढ़ाना है और एक बड़े लक्ष्य को हासिल करना है। भारत को रक्षा उत्पादन के मामले में, सप्लाईज के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। उनकी इस घोषणा से हम सब अत्यंत व्यथित हुए। आप सबको याद होगा कि हम सब ने एक लंबे आंदोलन की घोषणा की, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियां जो चाइना के बॉर्डर पे चल रही थी, उनके कारण से हम लोगों ने थोड़ा वेट किया कि परिस्थितियां सामान्य हों और हम सब उस वातावरण में जा कर के फिर अपना आगे का कार्यक्रम कर सकें। हमने इंतज़ार किया काफ़ी और फिर 4 अगस्त 2020 को हमने भारत सरकार को नोटिस दी कि हम सब स्ट्राइक करेंगे 12 अक्टूबर 2020 से। और इस बीच में भारत सरकार ने 11 सितंबर 2020 को एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया, जिसके चेयरमैन रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी को बनाया गया और उसमें दूसरे अन्य मंत्रिमंडल के सहयोगी उनके साथ रहे। ये AGM बहुत पावरफुल रहा। हम लोग की स्ट्राइक नोटिस को ध्यान में रखते हुए लेबर मिनिस्ट्री ने कंसिलिएशन शुरू कराया और 9 अक्टूबर 2020 को एक कंसिलिएशन हुआ और उस कंसिलिएशन में कहा गया कि चूँकि ये मामला बहुत सेंसिटिव है, इसलिए बहुत हायर लेवल पे इसमें बातचीत करने की ज़रूरत है। उन्होंने दोनों पक्षों को हमको कहा कि आप अभी स्ट्राइक नहीं करिए और सरकार को कहा कि आप ये भी अपने कदम आगे नहीं बढ़ाइए, पहले वार्ता कराइए। और इस ढंग से जब ये कंसिलिएशन हुआ तो हमने अपनी 12 अक्टूबर 2020 की स्ट्राइक को स्थगित कर दिया और सरकार से भी अपेक्षा की कि सरकार भी जो है ईमानदारी के साथ इस निगमीकरण के प्रोसेस को रोके। इस मामले में 11 जून 2021 को एक बार फिर से कंसिलिएशन हुआ और उस कंसिलिएशन में ये हुआ कि हम सब बहुत जल्दी ही एक फिर से कंसिलिएशन में आएंगे और किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। लेकिन चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल ने आपाधापी में 15 जून 2021 को फिर से एक बार कंसिलिएशन के लिए हम सबको आमंत्रित किया और रक्षा मंत्रालय के तीनों जो मान्यता प्राप्त महासंघ हैं, उन्होंने इस कंसिलिएशन को में शामिल नहीं हुए और कंसिलिएशन जो है फेल डिक्लेयर कर दिया गया 15 जून 2021 को। 16 जून 2021 को ठीक अगले दिन कैबिनेट कमेटी की मीटिंग होती है और कैबिनेट कमेटी अप्रूव करती है कि जो उसका प्रस्ताव था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के कॉर्पोरेशन बनाए जाने का, उस प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी और आयुध निर्माणियों को 7 कंपनियों में विभाजित करने का फैसला आया। इस मामले में हम सब ने 29 जून 2021 को रक्षा मंत्री को सूचित किया कि हमने जो अपनी स्ट्राइक स्थगित की थी 12 अक्टूबर 2020 वाली, उसको हम पुनर्जागृत करते हैं और फिर से हम सब 26 जुलाई 2021 से हड़ताल पे जाएंगे और इसके लिए हम 8 जुलाई 2021 को स्ट्राइक की नोटिस देंगे। 29 जून को जैसे हमने भारत सरकार को सूचना दी, 30 जून 2021 को रक्षा मंत्रालय ने एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2021 का प्रकाशन कर दिया, जिसके अनुसार रक्षा प्रतिष्ठानों के अंदर हम किसी भी प्रकार की अगर हड़ताल करेंगे तो उसमें हमारे ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वो कार्रवाई इस ढंग की हो सकती है कि
बिना जांच किए हुए हमको नौकरी से बाहर भेजा जा सकता है और 1 साल की सज़ा, 10,000 रुपये का जुर्माना यदि हमने हड़ताल की। अगर हमने हड़ताल का समर्थन किया तो 2 साल की कैद या 15,000 रुपये जुर्माना। एक कठोर कानून ये अध्यादेश के द्वारा लाया गया, सिर्फ इसलिए कि डिफेंस इंडस्ट्रीज में भी किसी प्रकार की हड़ताल नहीं कर सके। और डिफेंस इंडस्ट्रीज को भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ढंग से परिभाषित किया कि ये सिर्फ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के ऊपर नहीं लागू होगा, बल्कि उन सभी उत्पादन इकाइयों में जहाँ कहीं भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स बन रहे होंगे, उन सारी जगहों पे इसको लागू किया जाएगा। सरकार को एक ऐसी शक्ति प्रदान कर दी गई इस अध्यादेश के द्वारा कि वो जब चाहे तब इसके कानूनों के तहत, प्रावधानों के तहत हमारे ऊपर यह बाध्यता लागू कर दे कि हम हड़ताल नहीं कर सकते, और हड़ताल करेंगे तो उसके दुष्परिणाम हमको भुगतने होंगे। इसके बाद 6 जुलाई को सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन के साथ हमारी मीटिंग हुई। उसमें हमने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई और कहा कि ये EDSO कानून जो है अध्यादेश के रूप में जो लाया गया है उसको वापस लिया जाना चाहिए। हमारी वार्ता का कोई रिजल्ट नहीं निकला। फिर 16 जुलाई 2021 को माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के साथ सबकी वार्ता हुई। उसमें भी हमने ये बातें रखी कि किन कारणों से आयु निर्माणियों का नियमितीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए इस EDSO की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब सरकारी कर्मचारी हैं, नियमबद्ध तरीके से हम लोग काम करते हैं। इसलिए इस पे सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, और रक्षा मंत्री जी ने इस पे कोई आश्वासन नहीं दिया। पार्लियामेंट में अगस्त महीने में 3 और 5 अगस्त को दोनों सदनों में इस पे चर्चा हुई। कुछ एक सांसदों ने इसमें अपना असहमति व्यक्त की, लेकिन उसके बावजूद ये पारित हो गया और 11 अगस्त 2021 को इसका गजट नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया, और वो EDSA एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज एक्ट 2021 बन करके हम सबके सामने आ गया। इस मामले में एक बार हम लोगों ने फिर से 27 अगस्त 2021 को वार्ता की रक्षा उत्पादन सचिव के साथ, और उन्होंने एक बात कही कि आप जो इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के निगमीकरण का विरोध कर रहे हैं, आप सभी कर्मचारियों का विचार ऐसा नहीं है। उनके विचारों से, उनकी बातों से ऐसा लगा कि अभी हम सबको एक बार फिर से प्रमाणित करने की आवश्यकता है कि हम कर्मचारियों का सही प्रतिनिधित्व इस मामले में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर 13 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर 2021 तक हमने एक रेफरेंडम भी किया और ये जानने की कोशिश की कि जो हम मांग रख रहे हैं सरकार के सामने कि आयु निर्माणियों का निगमीकरण राष्ट्रहित में उचित नहीं है, वो सही है कि नहीं। लगभग 100% लोगों ने इस रेफरेंडम के द्वारा हमको यह बताया कि नहीं, हमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, और हम जो विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ कर्मचारी के हित के लिए नहीं, बल्कि ये राष्ट्र हित के लिए है और उद्योग हित के लिए है। और इसके बाद फिर 1 अक्टूबर 2021 से ये सातों कॉर्पोरेशन अस्तित्व में आ चुके हैं। हम सब भारत सरकार के निर्णयों के तहत सामूहिक रूप से डेपुटेशन पर भेजे जा चुके हैं, और हम सब इस मामले में अपने जो भी पक्ष रहा है अभी तक आपके सामने रख चुके हैं। इसके अलावा कुछ प्रश्न और भी आते हैं हमारे सामने। बार बार हमारे कार्यकर्ता हमसे पूछते हैं कि इस पूरे प्रकरण में INTWF का रोल क्या रहा। तो उसके इस संबंध में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो हमारी 27 अगस्त 2021 का जो मिनट है, उस मिनट से जो सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन के साथ मीटिंग हुई, उसमें INTWF के जनरल सेक्रेटरी ने कहा, जनरल सेक्रेटरी INTWF stated that the decision on corporatization and EDSO has already been taken by the government. So no further discussion is required in the matter. Discussion only on left out points
सर्विस मैटर्स। मैं समझता हूं कि मिनट्स में इतना लिखा होना ये प्रमाणित करता है कि उन्होंने कितनी विस्तृत व्याख्या उस मीटिंग के दौरान की होगी। लोग हमसे पूछते हैं कि ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से INDWF ने ऐसा किया। तो हम सब का मानना यह है कि क्योंकि INDWF INTUC का एक पार्ट है और INTUC कांग्रेस का एक हिस्सा है। हो सकता है कि INDWF और INTUC ने कांग्रेस से बात की और पूछा हो कि डिफेंस इंडस्ट्रीज के मामले में कांग्रेस की पॉलिसीज क्या हैं, और उनको ये समझ में आया हो कि आज की सरकार जो भाजपा है और जो कांग्रेस है, उन दोनों का डिफेंस इंडस्ट्रीज के मामले में पॉलिसीज में कोई अंतर नहीं है। दूसरा एक उद्देश्य हो सकता है कि उनके ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट का भी ध्यान रखा जा सकता है। आप सबको पता होगा कि उनकी डायलॉग फैसिलिटीज बंद थी और अभी इस प्रकरण के आसपास उनकी डायलॉग फैसिलिटीज को शुरू कर दिया गया है लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा। जहाँ तक किसी व्यक्तिगत लाभ का सवाल है उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। एक प्रश्न अभी आ रहा है कि हम सब कोर्ट केसेस के बारे में क्या कर रहे हैं। तो आप सबको ज्ञात है कि EDSA एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज एक्ट 2021 के आने के बाद हमने हाई कोर्ट में अपना PIL दाखिल किया है और उस PIL के मामले में 22 सितंबर को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट दिल्ली के पास सुनवाई हुई। हमने EDSA के अगेंस्ट में स्टे ऑर्डर मांगा था, रिक्वेस्ट किया था कि स्टे ग्रांट किया जाए, लेकिन स्टे वहाँ पर नहीं मिला है और अभी हम सब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस दर्ज हो चुका है, उसकी डायरी नंबर आ गई है। उसका जो मूल आधार है कि संविधान के आर्टिकल 19 में जो ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ की परमिशन दी गई है, बाकी सभी लोग इसी मामले पे चल रहे हैं। हम लोग आर्टिकल 14 की बात करते हैं जो समानता का अधिकार की बात करता है। देश के अंदर जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं या जितने भी सेक्टर्स में ट्रेड यूनियन हैं, जहाँ कहीं भी ट्रेड यूनियंस काम कर सकती हैं, वहाँ पर किसी को भी हड़ताल करने पे कोई पाबंदी का अलग से कानून नहीं बनाया गया। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इस मामले में उचित व्यवस्था बनाए हुए है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के प्रावधान हैं और वो प्रावधान समय समय पर हमारे ऊपर डिफेंस इंडस्ट्रीज के ऊपर भी लागू किए जाते हैं। इसलिए अलग से EDSA लाना डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए हम उससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। जहाँ तक कारपोरेटाइजेशन के मामले में कोर्ट में जाने का बाद हम सब लगातार आंदोलन कर रहे थे। अब ED से आने के बाद आंदोलन का स्वरूप बदला है। हम कारपोरेशन के अगेंस्ट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में हैं। हमारे दो अन्य जो घटक हैं वो ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन या सेड्रा, इन्होंने हाई कोर्ट में अपनी रिट लगाई है और कारपोरेटाइजेशन के मुद्दे के ऊपर अभी तक जो हम लोग को समझ में आया है कि कोर्ट बार बार एक बात कहती है कि गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन है, आप कर्मचारी हितों की बात करिए। और इस दोनों मुकदमों में भी वही बात आई है। कोर्ट ने यही कहा है कि आप देखिए कि एम्प्लॉइज का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जो भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का मानना है कि हम एक बड़े उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। कर्मचारी का हित तभी संरक्षित होगा जब उद्योग जिंदा रहेगा, और एक ऐसा उद्योग जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसका राष्ट्र हित में होना बहुत जरूरी है। तो हमारी लड़ाई का जो स्तर है वो ये लेकर के चल रहे हैं कि क्या कोई चुनी हुई सरकार ऐसा डिसीजन कर सकती है जिसका प्रभाव आने वाले 5 साल 10 साल के बाद क्या पड़ेगा, उसका आकलन कर सकना संभव नहीं है। और उस प्रभाव की कोई जिम्मेदारी लेने वाला भी रहेगा या नहीं रहेगा। इसलिए हम अभी और ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। इस मामले में बहुत सोच समझ करके हम सब अपना अगला कदम उठाएंगे। जैसे ही हमारी शंकाओं का समाधान हो चुकेगा, हम सब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट दाखिल करेंगे।
एक प्रश्न बार बार आ रहा है कि 1 अक्टूबर के बाद से कि फ्यूचर ऑफ कॉरपोरेशन जो है क्या होगा। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम सब लगातार निगमीकरण का विरोध करते आ रहे हैं। हम लोग को ये पता है, हमारे मन में आशंका है कि जो परिस्थितियां हैं डिफेंस इंडस्ट्रीज का, उसमें हमको निगम में बदल देने से उसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत लंबी नहीं हो सकती। यह कॉरपोरेशन बहुत दिन तक चल नहीं सकता, हमारी आशंका है ऐसी। हम ऐसा चाहते हैं ये नहीं। दो बातें हैं कि एक तो निगम बनना और एक निगमीकरण करना। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को मिलाकर के जो OMB ऑर्गेनाइजेशन था, उसको समाप्त करके और उसको 7 कंपनियों में बदल देना, हम इसका पूरा विरोध करते हैं। हम बिल्कुल उससे कतई सहमत नहीं हैं। जहां तक नए निगमों के गठन की बात है, किसी भी नए निगम के गठन का हम विरोध नहीं करते। निगम कहें क्यों, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में कंपनी भी अगर काम कर रही है, प्राइवेट इंडस्ट्री लग रही है, हम उसका विरोध नहीं करते। हमारे अपने कंसर्न्स हैं। जैसे हम डिफेंस इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो सरकारी प्रतिष्ठान है, चाहे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन हो या पहले से कार्यरत 9 DPSUs हैं, हम कुल मिलाकर के 30% ही तो कंट्रीब्यूट कर रहे थे, बाकी 70% इंपोर्ट हो रहा था। तो जो नई प्राइवेट इंडस्ट्रीज लग रही थी, वहां पर हमारा कंसर्न इतना था कि 30% वाले काम को हमें करने दिया जाए और बाकी 70% जो इंपोर्ट हो रहा था उसमें ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज आकर के काम करें। हमारा कोई विरोध नहीं वहां पर। यहाँ तक कि हमने इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड जो अमेठी में गठन हुआ, हमने उसका भी विरोध नहीं किया। तो इस कारपोरेशन का हम क्यों विरोध करते हैं? सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये कारपोरेशन आयुध निर्माणियों के 220 साल पुराने इतिहास को समाप्त करके बना है, इसलिए हम इसके विरोध में एक नया निगम बनाते, नई संरचना लेकर के आते, हमारा उसका कोई विरोध नहीं। अभी जो 1 अक्टूबर से जो 7 कंपनियां अस्तित्व में आई हैं, उसमें उसके स्थिरता या उसके भविष्य का निर्धारण बहुत कुछ निर्भर करेगा कि जिन चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर का सिलेक्शन हुआ है, या जो डायरेक्टर ऑपरेशंस, डायरेक्टर HR या डायरेक्टर फाइनेंस हैं, इनके चयन होने के बाद वो जो 3 शब्द थे जिनको लेकर के इसको कॉर्पोरेशन में बदला गया, अकाउंटेबिलिटी, ऑटोनॉमी और इफिशियंसी, ये लोग किस ढंग से ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को चलाते हैं। अभी सबसे बड़ा चैलेंज सामने आएगा इन आयुध निर्माणियों में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको जनरल मैनेजर कहते हैं, जनरल मैनेजर्स के चयन को लेकर के, कि क्या इतनी पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक उनका चयन किया जा सकता है या नहीं किया सकता है, या जो पिछली समस्याएं थी उन्हीं समस्याओं को लेकर के फिर से जूझना पड़ेगा। और कुछ नए आदेश आए हैं, उनके बारे में भी चर्चा है। जैसे किसी एक ग्रुप ने, एक कंपनी ने कहा कि हम 75% की पीस वर्क की सीलिंग को हम समाप्त कर देंगे। हम ये बात तो सरकार के सामने पहले ही कह रहे थे कि इसको बिना कॉर्पोरेशन में बदले हुए पीस वर्क की सीलिंग को समाप्त कर दिया जाए। ये इस स्वागत योग्य कदम है। कुछ एक जगह से लेकर के आया कि गेट पासेस को बंद किया जाए और कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक फैक्ट्री के अंदर रहने दिया जाए। इसको कुछ हम ऐसा महसूस करते हैं कि एक तरह से अनचाहे ढंग से इसको कर्मचारियों को उकसाने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है, या कर्मचारियों को बदनाम करने की कोशिश का उठाया गया कदम लग सकता है। हम सबको बहुत धैर्यपूर्वक इन परिस्थितियों को देखना है। आने वाले कम से कम 2 माह में हम सब इसको बहुत ठीक ढंग से ऑब्जर्व करें, और अगर उत्पादन लक्ष्य नहीं बढ़ता है तो उचित जगह पे हम इस बात को रखेंगे कि ये कर्मचारियों को जो बदनाम करने की कोशिश की गई है वो असफल हुई है। इसमें किसका फेल्योर है, इसको ठीक ढंग से सोचा जाए। अभी एक इशू है कि 15 अक्टूबर 2021 को जो कार्यक्रम आया है कि आयुध निर्माणियों का बदल करके कारपोरेशन में, उसका लोकार्पण का,
हमारा, जैसे हमने पहले भी कहा कि इस लोकार्पण में हम शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि इस नए कॉरपोरेशन का जन्म आयुध निर्माणियों की मृत्यु के साथ शुरू हुआ। इसलिए हम इसमें पूर्णतः इसका बायकॉट करते हैं, इस कार्यक्रम का, और यह हमारा अधिकार है। हम नियमतः कानून सम्मत ढंग से अपने बायकॉट करने के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि हम या हमारे किसी भी कर्मचारी को किसी भी ढंग से जबरदस्ती उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। एक इशू और लास्ट में आया कि सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का क्या रोल था या पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल था। हम सब बहुत नज़दीक से देखे, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के हम खिलाफ नहीं, हम तो पार्ट हैं। भारतीय मजदूर संघ की हम औद्योगिक इकाई है, जो कि देश का नंबर 1 का सेंट्रल ट्रेड यूनियन है। दूसरे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस भी हैं। हम सब एक जगह पर जाकर के अलग हो जाते हैं जब सेंट्रल ट्रेड यूनियंस किसी राजनीतिक उद्देश्य से काम करती हैं। जब वो पॉलिटिकल पार्टीज को गवर्नमेंट में लाने या हटाने का काम करती हैं तो हम उनके साथ नहीं रहते, क्योंकि हम सब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एफिलिएट्स नहीं हैं। हम ये मान के चलते हैं कि राष्ट्र में जो भी चुनी हुई सरकार है वो सरकार हमारी, उसके साथ हमारे एक रिश्ते हैं, उनके साथ हमको काम करना। हमारा उद्देश्य है सरकार के द्वारा लाई गई नीतियों में मजदूर हितों में परिवर्तन करना। नीतियों को परिवर्तन अगर हम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन हमारी मजबूरी है, जो हमारा जो पिछला अनुभव है ये बताता है कि सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस मिलकर के भी मजदूर हित में बहुत कुछ निर्णय, नीतिगत निर्णय परिवर्तित करा सकने की सामर्थ्य अभी भी नहीं रखती। ये निर्भर करता है कि सरकार के साथ संबंध कैसे हैं, वार्ता कैसी है और उसका रिजल्ट निकलता है। जहाँ तक राजनीतिक पार्टियों की बात है तो अभी चुनाव का दौर आने वाला है। हम सब सभी राजनीतिक दलों से पूछेंगे कि आप अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बताएं कि अपने डिफेंस इंडस्ट्रीज को लेकर के या आपकी लेबर पॉलिसीज के बारे में क्या विचार है। क्या आप चाहते हैं कि सभी सरकारी संस्थानों का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनको निगमों में बदल दिया जाए, या जो निगम है, कॉरपोरेशन है, उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, उनका डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। उनको अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहना होगा, ये बात है। और अंत में मैं एक चीज़ कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी अपने वक्तव्यों में बार बार कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। वह देश के 135 करोड़ लोगों की बात करते हैं। तो एक प्रश्न हम सबके मन में है, इस सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास या 135 करोड़ की आबादी में हम 74,000 कर्मचारी जो आयुध निर्माणी परिवार के सदस्य हैं वो शामिल हैं या नहीं। एक बार फिर से आप सब विचार करें, पूरा देश विचार करे और सही जगह पर सही बात रखें। हम आज भी प्रतिबद्ध हैं कि इस आयुध निर्माणी के निगमीकरण के विरुद्ध भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में हमको अपने संघर्ष को जारी रखना होगा, तब तक जब तक कि हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लें।